प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर अम्ल, अक्षारक और लवण के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के लास्ट में हम 6 प्रकार के लवणों का अध्ययन करेंगे कि ये लवण जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या उपयोग है। ये चीज़ें हमने मुख्य रूप से इनके बारे में पढ़नी है। तो 7वें लेक्चर में हम इन 3 लवणों का अध्ययन कर चुके थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। 7वें लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने पहले नहीं देखा तो अभी आप 7वां लेक्चर स्किप करके भी 8वां लेक्चर समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए कि यहाँ पर आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड जिसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका रासायनिक नेम है। इसके अलावा धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनका हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण से। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका केमिकल फार्मूला बता देता हूँ। इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ओके, तो वास्तव में सबसे पहले हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी ये बनता कैसे है ये सीखते हैं। तो देखिए कि जब बुझा हुआ चूना CaOH2 इसमें से जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। ठीक, और CaOH2 ये क्या है, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास होती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। ओके, अब देखिए जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो मैंने नोट्स में भी अच्छी तरह से लिख दिया है। और नोट्स अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि विरंजक चूर्ण के गुण कौन कौन से हैं। तो जो सिंपल गुण है वो मैं सीधा समझा देता हूँ, बाकी जो समझने वाली चीज़ है वो लिख के समझा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो है एक पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है और इसकी गंध जो है तीक्ष्ण गंध होती है, यानी थोड़ी तीखी सी गंध होती है। ठंडे पानी में आसानी से घुल जाता है और हवा में अगर इसको खुला छोड़ दें तो इसमें से क्लोरीन गैस जो है वो मुक्त होती है। ओके, और इसके अलावा यदि हमारे पास कोई भी तनु अम्ल है तो इनके साथ मिलकर के भी ये क्या देगा, क्लोरीन गैस प्लस वाटर देगा। ठीक, अब देखिए कि विरंजक चूर्ण की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया अगर हम देखें तो CaOCl2 ये तो हो गया विरंजक चूर्ण। और कोई भी अम्ल आप ले सकते हो, जैसे H2SO4 मैंने यहाँ पर ले लिया H2SO4, तो इससे क्या बनेगा, इससे कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 प्लस वाटर बनेगा और यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है वो निकलेगी। ओके, इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी इसकी रिएक्शन देख सकते हो। CaOCl2 विरंजक चूर्ण हो गया प्लस HCl। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि Ca और यहाँ से Cl, तो एक Ca के साथ 2 क्लोरीन जुड़ सकते हैं क्योंकि क्लोरीन की -1 वैलेंसी होती है, Ca की +2 होती है, तो 2 क्लोरीन चाहिए यहाँ, तो CaCl2 लगेगा। बैलेंस हम कर लेंगे बाद में। तो और यहाँ से वाटर भी बनेगा, चलो साथ ही साथ बैलेंस कर ही देते हैं। 2 क्लोरीन चाहिए तो CaCl2 और 2
हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये बन गया वाटर प्लस क्लोरीन गैस। ओके, तो इस तरह से तीनों अम्लों के साथ जो है ये रिएक्ट करके क्या देती है, क्लोरीन गैस देती है। ओके, अब इसका लास्ट गुण पढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि विरंजक चूर्ण जो है वो क्या करते हैं, क्लोरीन गैस उसमें से जो है निकलती रहती है, मुक्त होती रहती है। तो विरंजक चूर्ण में से जो क्लोरीन गैस निकलती है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, एक तो HCl बना लेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगी, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन देती है, एक नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन देती है। अब देखिए यही जो नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन है इसकी वजह से विरंजन क्रिया होती है। कि विरंजन क्रिया के अंदर क्या होता है कि किसी रंगीन पदार्थ को रंगीन बनाना होता है या कोई दाग धब्बे मिटाना जो है वो विरंजन क्रिया कहलाती है। तो वो विरंजन क्रिया किसकी वजह से होती है, इसी ऑक्सीजन की वजह से होती है। तो इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब रंगीन पदार्थ के साथ ये नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन जैसे मिलती है तो वो रंगीन पदार्थ क्या बन जाता है, रंगहीन पदार्थ बन जाता है। ठीक, और जैसे यहाँ पर विरंजक शब्द जो आया है, विरंजक का अर्थ क्या होता है, जैसे शुद्ध हिंदी का शब्द है तो यहाँ से मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि ऑक्सीकरण के माध्यम से जब किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाया जाता है या कोई दाग धब्बे मिटाए जाते हैं ऑक्सीकरण की वजह से मदद से, तो वो जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, विरंजक कहलाता है। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर विरंजक चूर्ण के उपयोग कौन कौन से हैं। ये वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में यूज़ किया जाता है, कागज़ उद्योग में विरंजक के रूप में यूज़ किया जाता है, पेयजल को शुद्ध करने में भी इसका यूज़ होता है, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि विरंजक चूर्ण जो है वो क्या होता है, किस तरह से बनता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं और इसके उपयोग क्या क्या हैं। ठीक उसी तरह से हम पढ़ेंगे कि धावन सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका निर्माण करने की विधि क्या है, इसके गुण कौन कौन से हैं और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब देखिए कि जो धावन सोडा है, जिसे हम कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा, इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, और इसमें 10 पानी के क्रिस्टलीय जो है जल 10 अणु क्रिस्टलीय जल होते हैं। तो इसको हम पूरा ऐसे भी कह देते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रा वाटर के लिए यूज करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है धावन सोडा का पूरा सूत्र बनता है। अब इसकी जो निर्माण विधि है, कैसे इसका निर्माण करते हैं, वैसे तो इसके लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाने के लिए यानी धावन सोडा बनाने के लिए हम सॉल्वे विधि का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, सॉल्वे विधि का। लेकिन ये सॉल्वे विधि हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका नाम जानना ही आपके लिए काफ़ी है। इसका डिटेल से अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ आसान विधियां बताता हूं जिससे हम धावन सोडा का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, देखता हूं आप पहचानते हो कि नहीं। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, बेकिंग सोडा। तो जब आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, और
और इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। देखिए पूरी तरह से बैलेंस होगी। तो इससे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन आपने बनाना क्या है, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, यानी इसमें 10 क्रिस्टलीय जल और होना चाहिए। तो इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे हम, तो Na2CO3 प्लस 10H2O। जब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो आपको धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जब आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करोगे तो धावन सोडा जो आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि धावन सोडा के गुण और उपयोग बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि सफ़ेद क्रिस्टलीन ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है ये, कि जैसे चीनी की क्रिस्टल होते हैं इसी तरह से इसके क्रिस्टल से बने होते हैं और सफ़ेद रंग का होता है और ये जल में आसानी से घुल जाता है। इसका जलीय विलयन जब अक्षारीय होता है और इसको यदि हम गर्म कर दें धावन सोडा को तो इसके जो 10 जो जल के अणु हैं वो उनको ये त्याग देता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कह देते हैं। ठीक, उपयोग तो जैसे आप समझ गए होंगे कि यह धुलाई या सफाई में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और यह कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। अपमार्जक के रूप में भी, अपमार्जक मतलब कपड़ों की सफाई के लिए जो पाउडर हम यूज करते हैं उसको अपमार्जक कहते हैं। और कागज, पेंट, वस्त्र उद्योगों में भी, प्रयोगशाला में एक इम्पोर्टेंट अभिक्रमक है ये। जल की स्थायी कठोरता को दूर भी इससे हम कर सकते हैं। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्टकट में POP हम बोल देते हैं, जिसको घरों की छत, दीवारें वगैरह आदि सजाने के लिए आजकल हम प्रयोग करते हैं। तो POP वास्तव में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका पहले तो मैं आपको रासायनिक सूत्र बताता हूँ कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्ध मीन्स आधा, ठीक, हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रा से हाइड्रेट बन गया। ठीक, अब वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? पेरिस आपको पता है ये कौन से शहर का नाम है? फ्रांस की राजधानी का नाम है। तो फ्रांस की राजधानी के पास सबसे पहले इसको बनाया गया, किससे बनाया गया? एक पदार्थ था जिप्सम। जिप्सम का सूत्र देखिए क्या होता है, CaSO4 2H2। यहाँ हाफ H2O है, यहाँ पर 2H2O। तो जैसे हम जिप्सम को गर्म करते हैं ना, क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बन जाता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर कुछ पानी के अणु बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पर 3/2 लगाते हैं तो 3:2:2। ओके, अब ये बैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास जो है क्या किया गया, जिप्सम को गर्म करके क्या बनाया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया। इसी वजह से इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया है। ठीक, अब कई बच्चे सोचते होंगे सर कि अगर देखो जिप्सम को गर्म किया तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी अगर आप गर्म कर दोगे तो क्या बनेगा? तो इसको गर्म करोगे तो ये जो बचे हुए जो पानी के अणु जो है ये और निकल जाएंगे, और ये निकलने के बाद जो पदार्थ बचेगा शेष, उसको हम कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर। ओके, तो
अब देखिए, ये तो मैंने आपको सिखाया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके गुण कौन से हैं। गुणों में एक तो सिंपल ये कि ठोस और चिकना पदार्थ होता है, और अगर इसको हम पानी में 10-15 मिनट मिला करके यानी 10-15 मिनट इसके अंदर पानी मिला देते हैं तो ये वापस क्या हो जाता है, ठोस और कठोर हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है, इस कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के अंदर अगर आप पानी मिला देते हो तो ये काफ़ी कठोर हो जाता है। क्यों होता है वो समझाता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि CaSO4 ½ H2O, ये क्या है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अंदर अगर आप पानी मिलाओगे तो वापस ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, CaSO4 2H2O बन जाएगा। ठीक, और जिप्सम क्या होता है, ये एक ठोस कठोर होता है। ठीक, बैलेंस तो हम इसको कर ही देंगे, यहाँ पर 3 लगा दीजिए, ये 2 हो जाएगी 2। ठीक, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप पानी मिला करके 10 से 15 मिनट छोड़ोगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये कठोर ठोस बन जाएगा, यानी वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी गुण के कारण जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटने के बाद आपने देखा होगा सफ़ेद से रंग का प्लास्टर डॉक्टर करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हड्डी ब्रेक होगी, तो हम ये चाहते हैं कि ये हड्डी यहाँ से हिले ना। ओके, इसलिए इसको ऊपर पट्टी बांध के और पट्टी के ऊपर क्या है, POP डाल, POP को पानी में मिला करके इसका लेप कर देते हैं। 10 से 15 मिनट सूखने के बाद ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी पूरी। ठीक, पूरी कठोर होने के बाद ये हड्डी को अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। ठीक, और फिर 15-20 दिन तक जब ये प्लास्टर चढ़ा रहता है बॉडी पार्ट के ऊपर, तो वो हड्डी जो है ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। ओके, अगर ये प्लास्टर नहीं चढ़ाएंगे तो वो हड्डी अपनी जगह से हिलती रहेगी और सही ढंग से नहीं जुड़ पाएगी या ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। उपकरणों को वायुरुद्ध बनाने के लिए, कि जैसे कोई भी आपको मान लीजिए साउंड प्रूफ चीज़ चाहिए, कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कि यहाँ अंदर जो है आवाज़ ना आए, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, जो बीच में दराजें होती हैं, सुराख जो होते हैं, वहाँ पर हम POP लगा देते हैं। इसके अलावा भवन निर्माण में इसका यूज़ होता है, दंत चिकित्सा में भी इसका यूज़ होता है। ठीक, और मूर्तियाँ या सजावटी सामान बनाने में भी POP का यूज़ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट 5-4 मिनट में हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के, वो और कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया पूरा का पूरा नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब आइए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। अभी पढ़ा हमने विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक की जगह विरंजक करना इसको। अब कहता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ये भी हमने अभी पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। अब आगे है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम धावन सोडा का यूज करते हैं। अब देखिए कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, धावन सोडा का यूज करते हैं। कि धावन सोडा क्या करता है कि जल की कठोरता बढ़ाने वाले जैसे कैल्शियम आयन वगैरह हैं उनके साथ रिएक्ट करके और उनको जो है अविलेय प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है। तो आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, वापस जिप्सम बन जाती है। ओके,
अब आगे देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, कि ऐसे बर्तन में क्यों रखना चाहिए जहाँ पर जल जो है ना आ सके, क्योंकि जल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वापस कठोर होकर के जिप्सम बना लेगा, इसलिए इसे आर्द्र रोधी बर्तनों में रखना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। अब देखिए कि अंडे का पिसा हुआ कवच है, अंडे के कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इससे पैदा क्या होता है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या चीज़ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो ये जो है सिंपल सी बात है कि HCl के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ओके, अब इसमें और सोचिए क्या प्रोडक्ट निकल सकता है। इसमें CO2 तो यहाँ से निकलेगी, इसके अलावा CaCl2 हो सकता है और वाटर हो सकता है, बाकी बैलेंस तो हम इसको कर ही लेंगे। तो अब देखिए कि बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, बस हो गया बैलेंस। तो ये आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट अंडे का कवच के अंदर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकल रही है तो कोई ना कोई एसिड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो इसमें बी ऑप्शन जो इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, और इस चैप्टर में मैंने कोशिश की है कि सारे NCERT क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए, और सारे मेन टॉपिक्स जो है मैंने NCERT की इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।